बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है 11.2 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, जैसा कि पहले लेक्चर्स में आप सुन चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे इनको हमने ऑब्टेन किया था प्लांट्स और एनिमल से। ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब प्लांट्स जो हैं वो किन किन पर लाइज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, और फास्फोरस वगैरह, ये इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि देखिए हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, दो तरह के जो है ना सोर्सेज हैं, एक है नेचुरल सोर्सेज और एक है आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो तो हमें मिल जाते हैं किन से, प्लांट से और एनिमल से। और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं किसमें जी, लेबोरेटरी के अंदर। जैसा कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था, जो कि जेकब बर्ज़िलियस ने पेश की थी, और उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता लेबोरेटरी के अंदर, बल्कि ये एक मिस्टीरियस फोर्स के जरिए जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो यही जो है ना कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वॉलर ने जब अमोनियम साइनाइड से यूरिया को तैयार किया लेबोरेटरी के अंदर, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाएंगे वो हमारे पास आर्टिफिशियली होंगे, मतलब कि हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और जो नेचुरली हैं उनमें हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अब प्लांट्स से जो चीज़ें हम हासिल करते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? प्लांट्स में ऐसी यानी कि दो तरह की कंडीशंस हैं। कुछ ऑर्गेनिक सोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम लिविंग प्लांट से हासिल करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक सोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम नॉन लिविंग प्लांट से हासिल करते हैं। अब जो लिविंग प्लांट से हम हासिल करेंगे, जैसा कि इस फ्लोर चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है, देखें ज़रा, ये हमारे पास प्लांट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एनिमल्स हैं। एनिमल से हमें क्या क्या हासिल होता है जी? प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल। ये इसके यानी कि दो क्लासेज हैं, मतलब कि जो एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमें हासिल, उनमें प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स मिलते हैं। प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में पाई जाती है हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं जी? एग्स हैं, मटन है, चिकन, बीफ, फिश वगैरह, इन तमाम चीज़ों में प्रोटीन्स जो है रिच होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो फैट है और ऑयल्स वगैरह होते हैं ये हमें मिल्क से मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो जानवरों की चर्बी होती है वहाँ से मिल जाती है, ठीक है, उसे फैट्स कहते हैं। बटर से मिल जाती है, चीज़ वगैरह जो होते हैं, यहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फैट्स एंड ऑयल यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। तो एनिमल के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है जी हमारे पास प्रोटीन, फैट एंड ऑयल। और प्रोटीन हमें जो है वो हमारे एग से, मटन से, चिकन, बीफ, फिश वगैरह, इन तमाम चीज़ों को खाने से हमें ऑब्टेन होती हैं। और इसी तरीके से जो फैट्स एंड ऑयल है, ये मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह, यगर्ट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। अब देखते हैं जी हम प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स के दो सोर्सेज हैं, एक है लिविंग प्लांट्स और एक है हमारे पास डेड प्लांट्स। जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उनसे जो कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं और ऑयल्स हैं, ये तमाम चीज़ें प्लांट्स हमें जो लिविंग प्लांट्स होंगे वो प्रोवाइड करते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में की शक्ल में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे जी? व्हीट है, मेज़ है, ठीक है, उसके अलावा पोटैटोज़ हैं, बार्ले है, राइस है, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर रिच होगा, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। अब प्रोटीन्स भी हमें देते हैं, उसमें पल्सेस, दालें वगैरह आती हैं, बीन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स मतलब हमारे पास होते हैं जी एप्पल्स में होते हैं, यानी कि जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, बनाना में होता है, ठीक है जी। तो ये विटामिन्स के सोर्सेज हैं। ऑयल्स जो हमें ऑब्टेन होते हैं, पाम ऑयल्स, और इसके अलावा बच्चों जी हमारे पास है ऑयल, ओलिविया ऑयल्स जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन ऑयल्स और पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। ये वो प्लांट्स यानी कि हैं जो हमें लिविंग होते हैं प्लांट्स,
और वो अपनी जगह पर फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है ना वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, मीन्स के वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगे, मीन्स के वो लिविंग है, ठीक है। हम इनके फल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन तमाम से बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में, विटामिन की शक्ल में, ऑयल्स की शक्ल में, ठीक है। अब इन्हीं प्लांट्स को अगर हम काट दें, डेड हो जाएंगे ये, ठीक है। इनके पत्ते टूट जाएंगे, इनके तने को हम काट देंगे और जड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा जी, हमारे पास डेड प्लांट। अब ये जो डेड प्लांट्स हैं, जब इनकी कटिंग डाउन हो जाती है, मतलब कि मर जाते हैं, अब ये अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है ना बरीड हो जाते हैं। बरीड होने के बाद अबाउट 500 मिलियन ईयर अगो के बाद अब ये जो है प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स हैं, ये 3 कंडीशंस पर डिफरेंट टाइप्स के हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जी? पहली कंडीशन है बच्चों, हमारे पास बैक्टीरियल डिके होता है इनमें, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो इनको डिके करता है, डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। और 3 चीज़ों का आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि डेड प्लांट से जब हमें फॉसिल्स फ्यूल जिन्हें हम कहते हैं, वो जब हमें ऑब्टेन होंगी तो 3 कंडीशनें होंगी। पहली बात तो ये है कि हाई टेम्परेचर हो, नंबर 2 ये कि हाई प्रेशर हो, और नंबर 3 ये कि अब्सेंस ऑफ एयर हो। इन तीनों कंडीशनों पर हमें डेड प्लांट्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, और फॉसिल फ्यूल को फिर हम अपने जो है फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसा कि डेड प्लांट से हमें पहली चीज़ हासिल होती है जी, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, ठीक है। नेचुरल गैस भी हमें ऑब्टेन होती है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो डेड प्लांट्स हमें प्रोवाइड करेंगे, जिनको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और डेड प्लांट से ये तीनों चीज़ें हासिल करने के लिए तीनों कंडीशनों का होना ज़रूरी है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड अब्सेंस ऑफ एयर, ये 3 चीज़ें हों। तो जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। Animals synthesize 2 main groups of organic compounds, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स भी है इसमें। प्रोटीन्स में हमें कहाँ से मिलते हैं जी? मीट से, मटन से, चिकन से एंड एग्स वगैरह से। फैट्स जो है वो हमें मिलेंगी मिल्क से, बटर से, चीज़ से और यगर्ट वगैरह से मिल जाएंगी। और प्लांट्स के बारे में अगर हम देखें तो प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, फैट्स वगैरह को, ये सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा डेड प्लांट्स हैं वो बरीड हो जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और कन्वर्ट होते हैं बायो केमिकल प्रोसेस के जरिए से कोल में, ठीक है, पेट्रोल में एंड गैसेस में। और अब ये हमारे पास मटेरियल ऑब्टेन होंगे, ये 2 तरह से हमें ऑब्टेन होंगे, मतलब कि कोल, पेट्रोलियम एंड गैसेस जो है ये 2 तरीके से हासिल होते हैं। पहला हमारे पास जो तरीकाकार है वो है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। कोल की जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम की। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उस वक्त होगी जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रही होगी, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा होगा, और तीनों कंडीशनें जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर और एब्सेंस ऑफ एयर पर जो है वो हमारे पास वुड जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें जी? कोल में, ठीक है। मतलब कि जो डेड प्लांट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहली बात। अब दूसरी बात है जी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन हो जाएगा पेट्रोलियम की शक्ल में, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। अब इसको हमने प्योरीफाई करना होता है, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए हमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस देनी होती हैं अपने प्रोडक्ट को, जिस पर हमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि कैरोसिन ऑयल हमें ऑब्टेन हो जाता है, हमें डीजल ऑब्टेन हो जाता है। और ये चैप्टर नंबर जो है आपका 8 जो है उसमें भी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है। तो पेट्रोलियम भी हमें हासिल हो जाता है एट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर, ठीक है। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर जो जो चीज़ें ऑब्टेन होती हैं वो हमारे पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होंगी, और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है वो हम डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंडर द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो हमें चीज़ हासिल होगी वो क्या होगी? कोल होगी। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमें 3 कंडीशनें लगानी पड़ती हैं, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन पर हमें एक ही कंडीशन, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो कोल है
जो कि हम ऑब्टेन करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास इसका कलर जो है वो ब्लैकिश होता है और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है किस चीज़ का, 3 एलिमेंट्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं ये 3 जो है ना हमें एलिमेंट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है जी। और इसके अलावा माइन्यूट क्वांटिटी में हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। और अर्थ क्रस्ट पर जो है जब ये प्लांट्स मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे और बरीड हो जाएंगे अर्थ क्रस्ट में, तो उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी जो उनकी वुड है किसके अंदर जी, कोल के अंदर। तो उस वुड का कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाने के अमल को क्या कहेंगे जी, कार्बोनाइजेशन। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो हम कहेंगे द कन्वर्जन ऑफ ए वुड इनटू कोल इज नाउन एज कार्बोनाइजेशन। तो वुड को कोल में कन्वर्ट करने के लिए वही 3 कंडीशंस जो हैं वो आपने हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर देकर आप वुड को कन्वर्ट कर सकेंगे किसमें, कोल में, और बैक्टीरियल डिके भी हो रहा होगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने देखना है कि जी एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर जब हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं ये 500 मिलियन ईयर अगो जो है वो बरीड हो जाएंगे और उसके बाद जब हम इनको निकालेंगे तो फॉसिल फ्यूल की शक्ल में निकलेंगे और उसका नाम क्या होगा जी, कोल होगा। ठीक है। अब वुड के अंदर तकरीबन जो है ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, कितनी % कार्बन होती है जी, 40% कार्बन है वुड के अंदर। ठीक है। लकड़ी के अंदर जो है वुडी प्लांट्स में कार्बन की जो परसेंटेज है 40% है। अब ये जो कार्बन की परसेंटेज है 40%, अब वुड को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर जी, कोल के अंदर, तो ये अमल हमारे पास क्या कहलाएगा जी, कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब इस कार्बनाइजेशन प्रोसेस के बाद हमारे पास 4 जो है ना चीजें बनेंगी कोल से। नेक्स्ट जो है 4 चीजें हमें ऑब्टेन होंगी। ठीक है। उनमें कौन कौन सी चीजें हैं जी, दीज आर द डिफरेंट रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन कॉन्टेंट्स। नंबर 1 वोलेटाइल मैटर्स, 2 और मॉइस्चर। ये हमारे पास चीजें हासिल होंगी जब हम कार्बनाइजेशन कर लेंगे, मतलब कि वुड को कन्वर्ट कर लेंगे कोल में और वो कार्बनाइजेशन का अमल हो जाएगा। उसके बाद फर्दर जो हमारे पास कोल है वो 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बन कंटेंट्स, वोलेटाइल मैटर्स एंड मॉइस्चर, ये चीजें हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगी जी। अब जब ये कोल हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी तो हम इसको ले जाएंगे किसमें जी, इंडस्ट्री के अंदर, और फिर देखेंगे कि इंडस्ट्री जो है वो हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को बनाती है। अब देखें बेटा, पहली जो हमारे पास चीज़ है कोल जो है, पहली चीज किस चीज़ में कन्वर्ट होगी जी, पीट में। यानी कि वुड जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर देंगे तो वो कन्वर्ट होगी, पहली जो उसकी प्रोडक्ट होगी कोल की वो है पीट। ठीक है। ये जो है ये जरा लोअर किस्म का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। और इन्फीरियर क्वालिटी में पाया जाता है, मतलब कि ना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं होती है। हम इसको भट्टों में यूज़ करते हैं जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरी जो है वो हमारे पास है लिग्नाइट, ये ज़रा उससे थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है। और उसके बाद है जी बिटुमिनस, ये हमारे पास इसको हाई प्रेशर देंगे तो इसको भी हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, और एंथ्रासाइड्स वगैरह को भी हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। तो बच्चों इस जो आपको ये टेबल नजर आ रहा है इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए बच्चों, पीट जो है इसमें कार्बन कंटेंट्स, मतलब कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो कितनी है जी, 60% है। लिग्नाइट के अंदर कार्बन की परसेंटेज 70%, बिटुमिनस के अंदर 80% और एंथ्रासाइड के अंदर 90%, मतलब 60, 70, 80 एंड 90% जो है वो इन चारों कंपाउंड्स के अंदर, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि हमें कोल से ऑब्टेन हुए हैं, जो कि कोल की 4 टाइप्स हैं, वो जो हमें ऑब्टेन हुए हैं, इनके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो ये है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इनके यूजेस। तो हमारे पास जो पीट है जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है कितनी है जी, 60 है, तो वो इन्फीरियर क्वालिटी, मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होगा। ये यूज होगा किलन, मतलब कि भट्टों वगैरह में, ईंटें जहाँ पर बनाई जाती हैं वहाँ पर यूज होगा। ठीक है, एज ए फ्यूल के तौर पर। और लिग्नाइट जो है इसको हम यूज़ करेंगे जी थर्मल पावर स्टेशन में। थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर हम बिजली वगैरह बनाते हैं वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बिटुमिनस को बेटो हम यूज़ करेंगे जी, इसमें हमारे पास कार्बन जो है वो होते हैं जी 80%, और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे हाउस होल्ड, मतलब कि डोमेस्टिक पर्पस में जो गैसेस की शक्ल में यूज़ होते हैं, तो बिटुमिनस हमारे पास हासिल होती हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और ये इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ कोल होती है, जैसे कि आप देख लेते हैं एलपीजी गैस है, या हमारे पास सीएनजी गैस है,
या हमारे पास इसके अलावा मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो है हमारे घरों में चूल्हों में यूज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास जो एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन होते हैं और ये जो ज़्यादा अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की होती है और हार्ड कूल है और ये जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होती है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोल से जो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्टेन होंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हैं जी कोल गैस, कोल अमोनिकल लिक्योर, कोल तार, ठीक है, और नेचुरल गैस। ये भी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कोल जो है आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये बिकॉज of destructive distillation of a strong heated of a coal in the absence of air is called destructive distillation। यहाँ से भी आप इसकी जो है वो जैसे मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताई है वो भी आप याद कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं कि 3 कंडीशनों के साथ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड absence of air। तो यहाँ से भी आप अपने बुक से भी निशान इसका लगा सकते हैं। As we know that coal contain the element like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur, so the destructive distillation of a coal provide a large number of organic compounds। क्योंकि इनमें इतने सारे कंपाउंड एलिमेंट्स से मिलकर ये बनी हुई चीज़ है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अलावा भी हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। इनमें से फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ जो हैं इनऑर्गेनिक होते हैं और लार्ज नंबर में हमारे पास क्या है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। तो इसके फर्दर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कौन कौन से हासिल होंगे, वो है जी पहला हमारे पास बच्चों कोल गैस, ठीक है। कोल गैस एक मिक्सचर है किन किन चीज़ों का जी, 3 चीज़ों का। पहली है हमारे पास एलिमेंट हाइड्रोजन, मीथेन गैस CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन 3 चीजों का ये मिक्सचर है। क्या कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। इट इज प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करेगा व्हेन बर्न इन एयर, जब इसको हम हवा में जलाएंगे। देयरफॉर इट इज मेनली यूज एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्री, इसलिए हम इसको इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन द वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी ये जो है वो यूज होते हैं। अब मैं आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं। हमें पता जितनी भी मेटल्स हैं ये हमें मिनरल्स की शक्ल में मिलती हैं चट्टानों से, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से हमें ऑब्टेन होती हैं। अब जो ये मेटल्स होती हैं इनके साथ ऑक्सीजन जो है जो कि एयर में पाया जाता है, अगर ये रिएक्शन कर जाएगा तो वो मेटल हमें प्योर फॉर्म में नहीं ऑब्टेन होगी। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब उसको हम प्योरीफाई कर रहे होते हैं मेटल्स को, तो वहां पर जो बर्निंग प्रोसेस के लिए हमें जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी जी, कोल गैस होगी। कोल गैस का काम क्या होगा, इसको हम यूज़ क्यों करेंगे, उसकी वजह यह है कि ये जो है ऑक्सीजन जो कि एयर में पाई जाती है उसको रिड्यूस कर देगी, उसकी जितनी भी कंजप्शन होगी वो कोल गैस के साथ रिएक्शन कर जाएगी बानिस्बत इसके कि वो मेटल के साथ रिएक्शन करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेटल है जी, ऑब्टेन होती है हमारे पास जिंक, ठीक है, जिंक मेटल अगर हमें ऑब्टेन होती है तो जिंक अगर हमने हासिल की और इसको अगर हमने अगर हवा इसको लगेगी तो उसका जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ मिलेगा तो वो जिंक ऑक्साइड बना देगा, ZnO बना देगा। लेकिन अगर हम कोल गैस यूज करेंगे उसके बर्निंग प्रोसेस में तो कोल गैस जो है वो उस ऑक्सीजन को खुद यूटिलाइज कर लेगी और हमारे पास जिंक मेटल जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो जो कोल गैस है ये हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसकी वास्ट एप्लीकेशंस है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो इसी तरीके से जी हमारे पास सेकंड है बच्चों अमोनिकल लिक्योर। अमोनिकल लिक्योर क्या है जी, नाम से ही जाहिर होता है कि अमोनिया गैस जो है जब हम उसको वाटर के साथ मिक्सचर बनाएंगे, इसका एक सोल्यूशन तैयार करेंगे तो उस सोल्यूशन का नाम क्या होगा जी, अमोनिकल लिक्योर। मतलब अमोनिया NH3 को हम डालेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमारे पास जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा, जो सोल्यूशन बनकर आएगा उसका नाम क्या होगा जी, अमोनिकल लिक्योर, ठीक हो गया। अब इसको हम कहां पर यूज करते हैं जी, इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इट प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट एंड फर्टिलाइजर, मतलब अमोनियम सल्फेट भी बनाएगा और फर्टिलाइजर भी बनाएगा। फर्टिलाइजर में ज्यादातर जो नाइट्रोजन जो हमारे पास आती हैं प्रोडक्ट्स वो फर्टिलाइजर हैं, जैसा कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि अमोनिकल लिक्योर जो है वो फर्टिलाइजर खाद्य बनाने में इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास कोल तार।
कोल तार का सबसे पहले आपको बता दूं कि थिक एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और इसमें मिक्सचर होते हैं तकरीबन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मिक्सचर है, ठीक है। ये बहुत हैवी किस्म का, मतलब कि इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं और ये विस्कस होता है, ज़्यादा थिक होता है लिक्विड, और इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर का होता है ये। और ये मोस्टली एरोमेटिक है। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं, पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो ये ज़्यादातर जो है कोल तार जो हमें मिलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं और सूटी फ्लेम देते हैं जब हम इनको जलाते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कोल तार है इसकी भी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं और ये हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करके। और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम एट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर हम जो है वो अपने एलिमेंट्स को जब हम हासिल करते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं एट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन, फिनोल, टॉलुइन, एनिलीन। अच्छा, तो ये जो चीज़ें बच्चों हमारे पास हासिल होंगी ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट हैं, मतलब कि एक तो हमारे पास फ्यूल ऑब्टेन हो रहा है ना, तो जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास जो बेंजीन है, फिनोल है, टॉलुइन है, एनिलीन है, ये जो है ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ होंगी, यानी कि निकल आएंगी। ये इजाफी प्रोडक्ट्स हैं और इनसे भी जो है हम बहुत सारे यानी कि चीज़ों को सेंसाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। अब जैसा कि फिनोल है, फिनोल जो है बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लगा होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, फेनोल। इसी तरीके से टॉलविन है, टॉलविन पर क्या होगा जी, बेंजीन के ऊपर हम एक CH3 ग्रुप लगा देंगे तो हमारे पास वो टॉलविन बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से एनिलीन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जब हम NH2 लगाएंगे तो वो हमारे पास एनिलीन प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास बायो प्रोडक्ट्स हैं, फिनोल होगी और टॉलविन, एनिलीन, बेंजीन। ये जब हम कोल तार की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे तो ये हमारे पास ऑब्टेन हुई और इससे भी बहुत सारे केमिकल्स जो है वो हम तैयार करते हैं, लाइक ड्रग्स बना लेते हैं, डाइज, एक्सप्लोजिव चीज़ें जो धमाका की अशिया वो बना लेते हैं जितनी। और इसके अलावा जी पेंट्स वगैरह बनाएंगे, वार्निशेस वगैरह बनाएंगे, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हीं बायो प्रोडक्ट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए इनकी जो इसके अलावा के देखें कि ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं, डाइज हैं, एक्सप्लोजिव पेंट्स वगैरह हैं या वार्निशेस हैं, ये सारे के सारे इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये वैल्यूएबल केमिकल्स हैं। लेकिन जो ब्लैक रेजिड्यू बच जाएगा आखिर में, मतलब कि जब हम मुकम्मल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कर चुकेंगे तो जो आखिरी हमारे पास चीज़ बच जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं जी, पिच बोलते हैं। पिच जिसको हम रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं और हमारे घरों की छतों की जो सरफेस है उसको हम बेस्ट बनाने के लिए और उनको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या होगी हमारे पास, पिच, ठीक है, जिसको सड़कों पर डाला जाता है। ब्लैक कलर का ये मादा होता है जिसको हीट अप करने के बाद जो है ना वो हम रोड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा जी, पिच कहलाएगा। नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास कोक में ये भी MCQs आया था कि 98% जो है वो कार्बन पाया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो हमारे पास किस में पाया जाता है जी, कोक में, ठीक है। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, ये कोल का आखिरी रेजिड्यू है, ठीक है। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि जब कोल को की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जा रही होगी, इट लूजेस ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये अपने तमाम वोलेटाइल कंपोनेंट्स को लूज कर देगा, मतलब कि उड़ा देगा या फिर सेपरेट कर देगा, एंड लीव बिहाइंड, और उसके बाद जो बच जाने वाली चीज़ होगी वो सॉलिड रेजिड्यू होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कोक। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी है, मतलब कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे होंगे कोल की तो हमारे पास डिफरेंट्स जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे और वो तमाम वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। और वोलेटाइल कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि बुखारात बनकर उड़ जाती हैं, ठीक है, लीव हो जाती हैं। जब इनको हम सेपरेट कर लेंगे तो लास्ट जो हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू बचेगा वो क्या होगा जी, कोक होगा, ठीक है। इट इज मेनली यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। खास तौर पर हम इसको भी मेटल की, जैसे कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमने कोल गैस को यूज़ किया था, वही फिनोमिना ये कोक
को भी यूज करके हम हासिल कर सकते हैं। मतलब कि आयरन वगैरह पर खास तौर पर ये एमसीक्यूज में आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन को जब हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो हम जो फ्यूल के तौर पर जो चीज यूज करेंगे वो क्या होगी, हमारे पास कोक होगी। इट इज आल्सो यूज एज ए फ्यूल, हम इसको फ्यूल के तौर पर भी जलाने के लिए भी यूज करते हैं। तो जी बच्चों, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारा रिमेनिंग पार्ट था जी पहले वाले लेक्चर का, वो है बच्चों पेट्रोलियम। 11.2.2 हमारे पास आर्टिकल नंबर है पेट्रोलियम। पेट्रोल के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पेट्रोलियम जो है वो भी हमें पता है कि हम इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिक प्लांट से। और जब हम कोक की जो है वो मजीद हम करेंगे, कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होगी उसमें हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम भी आती है। तो पेट्रोलियम का जो कलर है वो डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है ये, और विस्कस लिक्विड है जो कि ज़्यादातर यूज होता है फ्यूल के तौर पर। ये जो कम्प्लेक्स मिक्सचर बनाता है उसमें हमारे पास सेवरल जो होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और जिनके अंदर वाटर की भी माइन्यूट क्वांटिटी होगी, और साल्ट जो कि साल्ट के पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स वगैरह, वो भी तमाम चीज़ें। ये कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड हाइड्रोकार्बन इन वाटर मिक्स विद साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाएंगे जी, पेट्रोलियम बनाएंगे। अब पेट्रोलियम जो है वो हम जानते हैं कि मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि यूज होता है फ्यूल के तौर पर व्हीकल्स वगैरह में। और ये भी हमें पता है कि पेट्रोल जो है उसकी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। मीन्स कि हम इसको सेपरेट करेंगे एट द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर, ठीक है। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ ए फ्रिक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस पर जब हम इसको अलग करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन होंगे। जैसा कि हमारे पास एक हाई ऑक्टेन है, ठीक है, एक लो क्वालिटी का ऑक्टेन होता है, ठीक है, एक ब्रांच चेन होते हैं, और कुछ जो है हमारे पास स्टेट चेन होते हैं। कुछ जो स्टेट चेन होंगे उनमें जो है वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती ऑक्टेन की, और जो हमारे पास ब्रांच चेन होते हैं उनकी क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है। और इनका ऑक्टेन नंबर से हम जानते हैं कि कौन सा पेट्रोल जो है वो हमारे पास अच्छा है। तो ये जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होंगे पेट्रोलियम की, तो ये नॉट ए सिंगल कंपाउंड, मतलब कि ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होंगे, ठीक है बच्चों। तो पेट्रोलियम जो है ये भी हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक प्लांट से। इसके बाद है जी हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, ये मिक्सचर ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके, जैसा कि मीथेन CH4 जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, ये बिल्कुल लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, ठीक है। और ये अल्केन जो है ना, सबसे पहली स्पीशीज जो है वो अल्केन की नेचुरल गैस ही है, ठीक है। और नेचुरल गैस में तकरीबन 85% जो है वो मीथेन में जो है वो पाए जाते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर जो मैस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें तकरीबन जो सबसे ज़्यादा, ये आप एमसीक्यू के तौर पर याद करेंगे कि 85% मीथेन पाई जाती है नेचुरल गैस के तौर पर, ठीक है। अलॉन्ग विद अदर गैसेस के अलावा दूसरी गैसेस भी हैं, जैसा कि इथेन है, प्रोपेन है एंड ब्यूटेन है, ये भी हमें ऑब्टेन होती है नेचुरल गैसेस में ही। और इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू द कोल, जैसा कि इनका भी जो ओरिजिन है वो भी जैसा कि हमने कोल को ऑब्टेन किया था वैसे ही हम इन गैसेस को भी ऑब्टेन करेंगे, और पेट्रोलियम को भी जैसे हमने प्लांट से, डेड प्लांट से ऑब्टेन किया था। तो ये सारे फ्रिक्शंस हैं जो कि अलग अलग नजर आती हैं हमें जब हम प्लांट्स को बैक्टीरियल डिके के अंदर जब हम देख रहे होते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर इनकी जो है मजीद इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑब्टेन करते हैं जो कि एज ए बाई प्रोडक्ट आते हैं। Therefore it is found with their deposit as shown in figure, जैसा कि फिगर में, इसमें फिगर में दिखाया जा रहा है। तो नेचुरल गैस इज यूज एज ए फ्यूल इन अ होम एज वेल एज इंडस्ट्री। हम नेचुरल गैस मीथेन को अपने घरों में भी, डोमेस्टिक पर्पस में भी, कुकिंग मटेरियल यानी कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमारे किचन में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये जो है फ्यूल के तौर पर यूज होगा। इट इज यूज एज ए फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स, जैसा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका मुखफ़फ़ क्या है जी, इसका एब्रीवेशन है CNG,
C से कंप्रेस, N से नेचुरल, G से गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस, ये हमारे पास है जी CNG, ये भी हमारे पास नेचुरल गैस है। और नेचुरल गैस में इसके अलावा हमारे पास कार्बन से बनने वाले बहुत सारे जो है फर्टिलाइजर भी हम तैयार कर सकते हैं, जो कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लांट्स के बारे में दोबारा एक छोटा सा आपको समराइज करके बता दूं कि जो लिविंग प्लांट्स होते हैं और जो डेड प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उनसे जो का हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और उनका डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और जो डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं, ये पहली बात तो ये है कि ये जो हमें मिलेंगे ये 500 मिलियन ईयर बाद मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये रेयर क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो लिविंग प्लांट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, क्योंकि लिविंग प्लांट्स एक के जो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे और इसके अलावा प्रोटीन्स बनेंगी, ऑयल्स बनेंगे, विटामिन जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लिविंग प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। वो यहाँ पर लिखा कि ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज, मतलब कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं वो ग्लूकोज हैं, विच आर सेंसाइज्ड बाय द प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट कर रहे होंगे, प्लांट्स देखें, प्लांट्स के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है और अपनी वो रूट से क्या लेते हैं जी, वाटर को ले लेते हैं, और जो हम ऑक्सीजन जो उनको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने स्टोमेटा के जरिए से एनवायरमेंट से ले लेंगे, और जैसे सन रेजेस उनके ऊपर पड़ेंगी तो वो ग्लूकोज जो है ना बनाना शुरू कर देंगे, और इस अमल को क्या हम कहते हैं जी, फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अमल के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना रिलीज होती है और ग्लूकोज बनता है पौधों के पत्तों के अंदर, ठीक है जी। तो ग्लूकोज जो है देन फर्दर पॉलीमराइज किया जाएगा इसको, और इसको हम मजीद सोर्सेज बनाएंगे इसके, जैसा कि स्टार्च है, सेलुलोज वगैरह, ये भी हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे, ग्लूकोज की ही डेरिवेटिव हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स में क्या देते हैं, प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, पल्सेस एंड बीन्स में, और प्रोटीन आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया जो होंगे वो जड़ों में पाए जाते हैं पौधों की, और जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, जिसके नतीजे में पौधे क्या प्रिपेयर करेंगे जी, प्रोटीन, और प्रोटीन को हम अपने खाने में यूज करेंगे। ज्यादातर प्रोटीन जो है वो हमारी पल्सेस, दालों वगैरह में पाई जाती है। ऑयल जो है वो प्लांट कहाँ बनाते हैं, वो इनके प्लांट्स के सीड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, या ग्राउंडनट ऑयल है, ये तमाम ऑयल जो हैं ये प्लांट्स के सीड के अंदर पाए जाते हैं। और जो विटामिन हैं ये हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स, जैसे कि हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, ठीक है, या सिट्रस फ्रूट है, या बनानाज हैं, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं। और इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास प्लांट देते हैं, गम्स, रबर एंड मेडिसिन वगैरह भी हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो ये बच्चों थी हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हम नेचुरली हमारे पास आ जाते हैं, जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले डिस्कस करने हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, जिनको मैंने बताया था कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाएंगे, मतलब कि इनऑर्गेनिक से भी बनाए जा सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहले स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जैसा कि अमोनियम साइनाइड बनाई थी किन्होंने, वोलर ने, ठीक है, और उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब वोलर ने 1828 के अंदर बनाया अमोनियम साइनाइड से यूरिया, तो फिर जो है वो इसके अलावा फिर दूसरे साइंटिस्ट ने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। और जैसा कि इसके बाद फर्स्ट हमारे पास जो एसिड ड्राइव हुआ, एस्टिक एसिड, ठीक है, वो भी लेबोरेटरी के अंदर ही बनाया गया था। अबाउट 200 ईयर अगो, 200 साल यानी कि 2 दहाइयों के इससे पहले की बात है, it was considered that the organic compounds could be synthesized only by the plants and animals, ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक था। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी उसको फिर कैसे रिजेक्ट हुआ, बाय द सिंथेसाइज ऑफ यूरिया। जब यूरिया बनाई गई इन लेबोरेटरी के अंदर, किसने बनाई थी, FM वोलर ने इन 1828 के अंदर ऑब्टेन ए डिसिप्लिन ऑन फील्ड सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी। और अप टिल नाउ मोर देन 10 मिलियंस, अभी तक जो है तकरीबन 10 मिलियन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन हो चुके हैं, और टिल रिसर्च इसके ऊपर जारी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे सिंथेसाइज किए जा रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर। देयर रेंज
फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, ये सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जा रहे हैं। देर आर द प्रेजेंट इन द ड्रग्स, ये ड्रग्स के अंदर मौजूद होते हैं, मेडिसिन में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा फ्लेवर्स के अंदर मौजूद होते हैं, फ्रेगनेंस के अंदर, पेस्टिसाइड, प्लांट्स, ये तमाम जितने भी फाइबर्स बनाए जा रहे हैं या सिंथेटिक फाइबर बनाए जा रहे हैं कॉस्मेटिक वगैरह में, ज्वेलरीज में, ठीक है, और तमाम ये डिटर्जेंट्स जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम बनाई जा रही हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर, और लेबॉर्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो आपने ये पूरा जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आर्टिकल है इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। वस्सलाम वालेकुम।